हेलो दोस्तों, स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय संजय सर में। आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 11 चैप्टर 1 जीव जगत। तो देखिए जीव क्या है। तो जीव क्या है जीव क्या है इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें जीव का लक्षण को और जीव के गुण को अध्ययन करना होगा, तभी हमें जीव का पता चलेगा जीव क्या है। तो देखिए जीव का एक लक्षण होता है और एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो लक्षण और विशिष्ट लक्षण, तो लक्षण क्या होता है? तो लक्षण वो होता है जो सजीवों में तो पाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निर्जीव में भी पाया जाता है। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो सजीव और निर्जीव, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों में उपस्थित होते हैं, तब उसे हम लक्षण कहते हैं। तो लक्षण क्या है? तो लक्षण वैसा गुण जो सजीव और निर्जीव दोनों में उपस्थित होता है, उस गुण को हम लोग लक्षण कहते हैं। अब नेक्स्ट है विशेष लक्षण। तो विशेष लक्षण क्या होता है? तो वैसा गुण जो केवल सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, और ऐसा नहीं कि कोई एक सब सजीव में पाया जाए, किसी किसी में नहीं भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सजीव जितने भी हैं उन सबों में ये लक्षण पाया जाता है, वही लक्षण को विशिष्ट लक्षण कहा जाता है। तो वैसा गुण जो पूरे सजीवों में पाया जाता हो, उपस्थित हो, उसे हम लोग विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो जीव लक्षण और विशिष्ट लक्षण आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट सजीवों का गुण। नेक्स्ट है सजीवों के गुण, जिनमें पहला है वृद्धि, दूसरा प्रजनन, तीसरा उपापचयी क्रियाएं, चौथा है संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, और पांचवा है कोशिका। आइए, वृद्धि क्या है? तो वृद्धि, जीवों में वृद्धि जो समय के अनुसार उनमें वृद्धि होता है, उन्हें वृद्धि कहते हैं। देखते हैं जीवों में वृद्धि कैसे होता है। देखिए यहाँ छोटे बच्चा में वृद्धि हो रहा है। पहले इस स्टेज में था, फिर इस स्टेज में आया, फिर अगला, इस तरह से ये इस स्टेज में आ गया। तो इनमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो रहा है। तो देखिए वृद्धि क्या है? तो जीवों में वृद्धि, यहाँ जीवों में वृद्धि हो रहा है। एक छोटा बालक है जो पहले इस स्टेज में था, फिर इसमें वृद्धि आया, इस स्टेज में आ गया, फिर और ऐसे ही बढ़ते गया, इस स्टेज में आ गया, और ठीक इसमें वृद्धि आते गया और यहाँ तक गया। तो इस प्रकार से यहाँ वृद्धि हो रहा है जीवों में। ठीक वैसे ही पौधे में वृद्धि होता है। देखिए ये पहले छोटा सा बीज था, फिर ये अंकुरित हुआ, फिर छोटा पौधा बना, इस प्रकार से ये एक बड़ा पौधा बन गया। तो यहाँ पौधा में वृद्धि हो रहा है और यहाँ जीवों में वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग तो कह सकते हैं कि सजीवों में तो वृद्धि हो रहा है, सजीवों में वृद्धि का लक्षण गुण हो रहा है। क्या आप लोग निर्जीव में भी देखे हैं वृद्धि का गुण? तो आइए आप लोग को दिखाते हैं।
देखिए ये पहाड़ है, इसमें भी वृद्धि होता है। जैसे पहले छोटा पहाड़ होता है, लेकिन पहाड़ पहले छोटे होता है, फिर हवा के साथ कंकड़ धूलकण वो सब आकर मिलते जाता है, मिलते मिलते वो एक बड़ा सा पहाड़ का रूप ले लेता है। तो देखिए, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वृद्धि वाला गुण निर्जीवों में भी होता है। ये तो पहाड़ है, ये तो जीव नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्जीव में भी वृद्धि होता है और सजीव में भी वृद्धि होता है। तब जब सजीव और निर्जीव दोनों में वृद्धि का गुण पाया जाता है, तब उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जब सजीव और निर्जीव दोनों में वृद्धि का गुण पाया जाता है, तब उन्हें हम लोग लक्षण कहते हैं। लक्षण कहते हैं वैसा गुण जो सजीव और निर्जीव दोनों में उपस्थित होता है, उन्हें हम लोग लक्षण कहते हैं। तब हम लोग कह सकते हैं कि वृद्धि का गुण पर्वत टीला आदि में होता है। तो इस प्रकार वृद्धि एक लक्षण है। वृद्धि एक लक्षण है। तो देखिए, वृद्धि का गुण सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जा रहा है, जिस कारण से वृद्धि एक लक्षण है, जीवों का लक्षण है। नेक्स्ट अब आता है प्रजनन। तो प्रजनन क्या होता है? तो आप लोग का बता दें कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने संतति को बनाए रखता है, और इसमें जीव प्रजनन के क्रिया करता है और अपने समान किंतु छोटे से जीवों को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं। तो देखिए, सजीवों में प्रजनन, तो सजीवों में तो प्रजनन होता है, सजीवों में प्रजनन होता है। इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि सजीवों का ये विशिष्ट लक्षण है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो प्रजनन नहीं कर सकते हैं, जो प्रजनन नहीं करते हैं। जैसे देखिए, वैसे जीव जो प्रजनन नहीं करते हैं, एक है खच्चर घोड़ा, खच्चर, कामगार मक्खियां, मधुमक्खियां, जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है वो, और अनुर्वर मानव, ये लोग, ये सब जो है प्रजनन नहीं करते हैं। ये दोनों तो बद्ध होते हैं, कामगार मधुमक्खियां और अनुर्वर मानव दोनों बंद होते हैं। ये लोग प्रजनन नहीं करते हैं, ये सब। और यह खच्चर भी, खच्चर का भी निर्माण प्रजनन से नहीं होता है। इसमें नर गधा और मादा घोड़े का संकरण होता है, जिसके माध्यम से खच्चर का निर्माण होता है। आप लोग यहाँ देखिए किस तरह से खच्चर का निर्माण होता है। ये घोड़ा है, ये एक मादा है, मादा घोड़ा, और ये डंकी है जो नर होता है। दोनों का प्रजनन कराने का ये म्यूल, खच्चर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रजनन का गुण जो है जीवों का लक्षण है, क्योंकि ये तो जीवों में पाया जा रहा है, लेकिन सब जीवों में उपस्थित नहीं है।
तो इस कारण से ये जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, बल्कि ये जीवों का सिर्फ लक्षण है। अब आइए उपापचयी क्रियाएं। तो उपापचयी क्रियाएं क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उसे उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। उपापचयी क्रियाएं का दो प्रकार होता है, एक अपचयी कैटाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा उपापचयी जिसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? तो इसमें एक बड़े से तत्वों को इसमें एक जटिल तत्व दो सरल तत्वों में टूटता है। इस रिएक्शन को हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और जब किसी जटिल तत्वों का तोड़ना होता है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का खर्च होता ही है, तब उसमें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक वैसे ही ये उपापचयी अभिक्रिया है, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में दो सरल तत्व जुड़ता है और एक बड़े तत्वों का निर्माण होता है, या दो सरल भोज पदार्थ जुड़ता है और एक बड़े से पदार्थों का निर्माण करता है, तब उन्हें हम लोग उपापचयी रिएक्शन उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। तो दो सरल तत्वों को जुड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि तत्वों को जोड़ने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा का आवश्यकता होता है। तो देखिए यहाँ कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ एक ग्लाइकोजन है जो ग्लूकोज और एनर्जी में टूट रहा है, और यहाँ एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ एनर्जी ग्लूकोज और एनर्जी मिल रहा है, मिलने के बाद यहाँ ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एक तत्व या एक पदार्थ बड़े पदार्थ छोटे छोटे दो पदार्थों में टूटते हैं, तो दो से अधिक भी हो सकते हैं, और यहाँ आपस में जुड़कर एक बड़े तत्व का निर्माण हो रहा है, छोटे तत्व जुड़कर। यहाँ भी देखिए यहाँ कैटाबॉलिक है, यहाँ इसका विखंडन हुआ, मतलब टूटा, टूटने के बाद एक एनर्जी बना और ये तत्व है। और इसी प्रकार यहाँ एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ एनर्जी और ये दोनों जुड़कर निर्माण हुआ इसका। तो देखिए आइए इसको तो हम लोग लक्षण कहेंगे ये जीवों का। ये जीवों का लक्षण है, लक्षण है क्योंकि ये सिर्फ ये कुछ जीवों में नहीं पाया जाता है। अब आइए, अब उपापचयी अभिक्रिया सजीवों में तो हम लोग देख लिए उपापचयी अभिक्रिया। अब आते हैं निर्जीवों। तो निर्जीव में ये उपापचयी की अभिक्रिया नहीं होती है, निर्जीव में ऐसा अभिक्रिया नहीं होता है। तब हम लोग कह सकते हैं ये सजीवों का या जीवों का विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण है क्योंकि यह अभिक्रिया सिर्फ सजीवों में हो रहा है। सकते हैं कि उपापचय जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि ये सिर्फ सजीवों में होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता क्या होता है?
संवेदनशीलता वो होता है जो हमें बाहरी उद्दीपनों का अनुभव होता है, बाहरी उद्दीपनों के प्रति हमारे अंदर जो अनुभव होता है वो संवेदनशीलता होता है, और अनुभवों के माध्यम से हमें संवेदनशील उत्पन्न होता है, तब उन्हें हम लोग संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे हम लोग रास्ते में चलते रहते हैं और कुत्ते को देखते हैं, वहां डर जाते हैं, तो डर जाते हैं, तब उसमें वहां क्या होता है, हमारे अंदर संवेदनशील उत्पन्न होता है, क्योंकि वो बाहरी उद्दीपनों को देखकर, तो वहां हम लोग कुत्ते से बचने के लिए सतर्क हो जाते हैं। कि वैसे ही जब कोई हमें थप्पड़ मारता है तो हम अपने आप को बचाते हैं, तो वहां संवेदनशीलता की अभिक्रिया मतलब संवेदनशीलता हो सकता है। तो इन सब के ऐसे ही प्रक्रिया, तो संवेदनशीलता में यही होता है कि हमें बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील उत्पन्न होता है, जिसे संवेदनशीलता कहते हैं। नेक्स्ट है अनुकूलता। तो देखिए अनुकूलता क्या है, तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना या अनुकूलित होना ही अनुकूलता कहलाता है। वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित करना ही अनुकूलता कहलाता है। जैसे देखिए हम लोग जब ठंडी आता है तो बहुत सारे ड्रेस पहन लेते हैं ठंड से बचने के लिए, तो वहां क्या करते हैं, बहुत सारे ड्रेस पहन लेते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आता है तो हम लोग ठंड की अपेक्षा बहुत कम ड्रेस पहनते हैं। मतलब ठंड में दो तीन पहन लेते हैं, तो गर्मी के दिन में हम लोग एक ड्रेस पर भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल रहे हैं। तो ऐसे जो भी हमारे अंदर ऐसे होता है, तो हम लोग वातावरण जैसे मौसम के अनुसार हम लोग वातावरण में ढालते हैं अपने आप को, तो वो अनुकूलता कहलाता है। ये वो अनुकूलता। तब देखिए अनुकूलता तो हम लोग जीवों में देख चुके हैं, लेकिन अब बारी है संवेदनशीलता और अनुकूलता। जीवों में तो हम लोग देख लिए, जान गए, लेकिन अब बारी है इसका निर्जीव का। तो क्या निर्जीव में संवेदनशीलता और अनुकूलता की होता है? तो देखिए कोई पत्थर या पहाड़ है, उसमें वर्षा के दिन हो, वर्षा वाला मौसम हो या गर्मी वाला मौसम हो या ठंड वाला मौसम हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां तो चूंकि पहाड़ ये सब तो निर्जीव है, वो लोग का तो कोई फर्क नहीं पड़ वो सबका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम किस तरह से बदल रहा है और हमें किस तरह से रहना चाहिए, उन लोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवेदनशीलता और अनुकूलता केवल तो केवल वह गुण है जो सजीवों में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवेदनशीलता और अनुकूलता सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण है क्यों? क्योंकि यह वह गुण है जो केवल सजीवों में होता है। तो आप लोग समझ गए लक्षण और विशिष्ट लक्षण क्या होता है। लक्षण वो गुण होता है जो सजीव और निर्जीव दोनों में उपस्थित होता है, उसे लक्षण कहते हैं। और वही विशिष्ट लक्षण जो केवल तो केवल सभी सजीवों में उपस्थित होता है, उसे विशिष्ट लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका। तो देखिए कोशिका क्या है, तो कोई भी जीव छोटा हो या बड़ा हो, उनका निर्माण कोशिका से होता है। तो कोई भी जीव कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, इसलिए हम लोग कोशिका को सजीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो हो गया कोशिका। और हाँ, कोशिका सिर्फ सजीवों में होता है।
कोशिका सिर्फ सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये भी एक सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि केवल ये सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। इसलिए कोशिका भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। तो आइए अब हम लोग जीवों का गुण का अध्ययन कर चुके हैं। अब जीवों का परिभाषित करते हैं। जीव क्या है? तो देखिए, स्वप्रकृति स्वप्रकृतिक स्व नियमनकारी तथा विकासशील पारिस्थितिक तंत्र जो बाह्य उद्दीपनों को प्रदर्शित करता है। उसे सजीव यानी जीव कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि स्वप्रकृति, तो स्वप्रकृति का मतलब क्या हुआ कि स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढालना, नियमनकारी मतलब स्वयं नियमित होता है तथा विकासशील, इनमें वृद्धि का गुण होता है। इस प्रकार से वो वृद्धि कर रहे हैं मतलब विकासशील है। और इन सब तो स्वप्रकृति, स्व नियमनकारी और विकासशील एक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जो बाह्य उद्दीपनों को हमें प्रदर्शित करते हैं। इसे हम जीव कहते हैं। तो जीव किसे कहते हैं आप लोग समझ गए? स्वप्रकृति, स्वनियमनकारी तथा विकासशील पारिस्थितिक तंत्र जो हम बाह्य उद्दीपनों को प्रदर्शित करता है उसे जीव कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। तो जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता दो शब्द जैविक तथा विविधताओं का संयुक्त रूप होता है। जैव विविधता जैविक तथा विविधता का
संयुक्त रूप है। तो देखिए जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता जैविक तथा विविधता का संयुक्त रूप है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका प्रयोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु प्राणियों की विविधता से संबंधित है। इसका प्रयोग कहाँ है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं के विविधता से है, हम लोग जैव विविधता कहते हैं। देखिए जैव विविधता यहाँ देखिए किस तरह से जैव विविधता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सब जीव जंतुओं की विविधता से जैव विविधता होता है, इसका उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ जंतु है और यहाँ पेड़ पौधे हैं, इस प्रकार से यहाँ विविधता पाया जा रहा है। नेक्स्ट है जैव विविधता का प्रकार। तो जैव विविधता का 3 प्रकार होता है। पहला है आनुवंशिक, आनुवंशिक विविधता। दूसरा है स्पीशीज विविधता। और तीसरा है पारिस्थितिकी। तीसरा है पारिस्थितिक विविधता। तो देखिए जैव विविधता का 3 प्रकार है। पहला है आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरा स्पीशीज जैव विविधता और तीसरा पारिस्थितिक जैव विविधता। नेक्स्ट देखते हैं आनुवंशिक जैव विविधता क्या है। तो वैसे जैव विविधता जिसमें आनुवंशिक स्तर पर विविधता होती है। तो इनमें जीवों में या प्राणियों में जैव विविधता किस प्रकार से होता है। तो आनुवंशिक जैव विविधता में क्या होता है, प्राणियों में विविधता जो होती है आनुवंशिक स्तर पर होता है। तो इसमें विविधता आनुवंशिक स्तर पर होता है। आनुवंशिक स्तर पर होता है। जैसे चावल के अनेकों किस्म होते हैं। अभी तक लगभग चावल के 50,000 किस्म है, जिनमें से और ठीक उस प्रकार ही वैसे ही आम के लगभग 1,000 किस्म है और उन सब आनुवंशिक स्तर पे आधारित है। तो आनुवंशिक विविधता समझ गए आप लोग कि आनुवंशिक स्तर पे विविधता पाई जाती है, से आनुवंशिक विविधता कहते हैं। देखिए यहाँ आनुवंशिक स्तर पे विविधता देखिए है, तो ये सब कुत्ता, लेकिन ये आनुवंशिक रूप से भिन्न है, सब में आनुवंशिक गुण अलग अलग। ये आनुवंशिक स्तर पे है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पौधा है, ये सब भी अपने में आनुवंशिक स्तर पे भिन्न है। इस प्रकार से आनुवंशिक स्तर की विविधता होती है, देखी जाती है। दूसरा है स्पीशीज विविधता। तो इसमें स्पीशीज के आधार पर विविधता पाई जाती है। स्पीशीज विविधता में स्पीशीज के आधार पर देखिए स्पीशीज विविधता में क्या होता है, स्पीशीज स्तर पे विविधता पाई जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहां सर्वाधिक स्पीशीज विविधता देखी जाती है, मतलब यहाँ सर्वाधिक स्पीशीज विविधता होती है भारत देश में। तो स्पीशीज विविधता हो गया, यहाँ स्पीशीज के आधार पर विविधता पाई जाती है।
देखिए स्पीशीज विविधता, यहाँ सब प्रजाति है, लेकिन ये जानवर की, इस डायग्राम में जानवर की सब प्रजाति है, लेकिन सबका जाति अलग अलग। इस प्रकार से स्पीशीज विविधता देखी जाती है। तो स्पीशीज विविधता हो गया, जो स्पीशीज के आधार पर विविधता होती है तो स्पीशीज विविधता कहते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक विविधता। तो इस विविधता के अंतर्गत पारिस्थितिक स्तर पे होता है। कि ये विविधता पारिस्थितिक स्तर पर होता है। जैसे पारिस्थितिक स्तर पर होता है, जैसे वर्षावन, दलदल, रेगिस्तान, मरुभूमि, समुद्र, नदियां, ये सब अलग अलग प्रकार की विविधताएं रखते हैं। और यहाँ पे अलग अलग विविधता के अनुसार ये सब अपने अलग अलग प्रकार के वातावरण रहते हैं, और यहाँ वातावरण के अनुसार अलग अलग प्रकार की जीव जंतु प्राणियां उपस्थित होते हैं। तो पारिस्थितिक विविधता हो गया कि पारिस्थितिक स्तर पे यहाँ विविधता देखी जाती है। यहाँ पारिस्थितिक स्तर पर विविधता होती है, जिसमें वर्षावन, दलदल, रेगिस्तान, मरुभूमि, समुद्र, नदियां, ये सब अलग अलग प्रकार के विविधताएं दिखाए, यहाँ अलग अलग प्रकार की विविधताएं देखते हैं, और सब अपने अपने अलग अलग प्रकार के वातावरण रखते हैं, और यहाँ वातावरण के हिसाब से अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाया जाता है। जैव विविधता के क्षति के कारण, तो देखिए जैव विविधता के क्षति हुआ, और उन क्षतियों का कारण है, पहला है आवासीय क्षति तथा विखंडन, दूसरा है अतिदोहन, तीसरा है सह विलुप्तता। आइए जानते हैं आवासीय क्षति तथा विखंडन क्या है। तो आवासीय क्षति तथा विखंडन, तो यहाँ आवास के लिए, तो आवासीय क्षति तथा विखंडन में आवास के लिए बड़े बड़े जैव विविधताओं को क्षति पहुंचाया गया। जैसे ही देश में जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे वास स्थान में कमी आते गई। तब मनुष्य यहाँ बड़े बड़े जैव विविधताओं को नष्ट कर अपना घर बनाना शुरू किया, और घर बनाकर अपना वास स्थान निवास किए, मतलब घर बनाकर वह अपना निवास किए। इस प्रकार से यहाँ आवासीय तथा विखंडन में बहुत बड़े बड़े जैव विविधताओं का नुकसान हुआ, और पर्यावरण पर भी क्षति हुई। तो आवासीय तथा विखंडन समझ गए आप लोग। आवासीय तथा विखंडन क्या है कि यहाँ आवास के लिए बहुत सारे बड़े बड़े विविधताओं को नष्ट किया गया और उन्हें क्षति पहुंचाया गया है। नेक्स्ट है अतिदोहन। तो अतिदोहन क्या है, तो मनुष्य अपना भोजन और मकान के लिए प्राकृतिक पर निर्भर है, अपना भोजन और मकान के लिए प्रकृति पर निर्भर है, और उन्होंने प्रकृति की संपदा को अत्यधिक दोहन किया, जिससे विविधताओं पर क्षति हुआ। इस प्रकार से अतिदोहन होता है। नेक्स्ट है सह विलुप्तता। तो सह विलुप्तता क्या है, तो जब किसी पौधे की एक प्रजाति को नष्ट किया जाता है, मतलब जब किसी पौधे की एक प्रजाति को यदि काट दिया जाता है, तब उस पर निर्भर जीव भी विलुप्त हो जाते हैं। तो जैसे कोई सब जीव जंतु जो होते हैं पौधों पे निर्भर होते हैं, तो यदि उस
जिस जिस पौधे पे जीव निर्भर है उस पौधे को यदि काट दिया जाता है तब उस पर आश्रित जो जीव जंतु हैं वो भी विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से सह विलुप्तता होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सह विलुप्तता हो रहा है, क्योंकि जीव को जैसे ही पौधा नष्ट हो रहा है वहां उस पे आश्रित जंतु भी नष्ट हो गया और इस प्रकार से पर्यावरण पे क्षति होता है। रेड डाटा पुस्तक, तो रेड डाटा पुस्तक क्या होता है? तो रेड डाटा पुस्तक एक ऐसा पुस्तक है जिसके अंतर्गत विलुप्त विलुप्त हो गए जंतु या जो रेड डाटा पुस्तक क्या था? रेड डाटा पुस्तक में वैसे जंतुओं का नाम लिखा जाता है जो या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त के कगार पर हैं। तो उन जंतुओं का इस पुस्तक में नाम लिखकर रखा जाता है, मतलब नाम लिखा जाता है। तो रेड डाटा पुस्तक क्या हो गया? तो ये वैसे पुस्तक है जिसमें विलुप्त हो गए जंतुओं को या विलुप्त जो विलुप्त के कगार पर हैं उन जंतुओं को नाम लिखा जाता है। उस बुक को हम लोग रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है इसको हम लोग बता देते हैं। वैसे जंतुओं का नाम लिखा जाता है जो या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त के कगार पर हैं। हाँ, उन जंतुओं का इस पुस्तक में नाम लिखा जाता है और इस प्रकार से उन्हें याद किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान में वन संरक्षण को उपयोग के लिए नहीं, इस राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वन संरक्षणों को सुरक्षा एवं बचाव के लिए उपयोग में रखा जाता है और इसमें बाहरी हस्तक्षेप की कोई आज्ञा नहीं होती है। तो राष्ट्रीय उद्यान हम लोग जान चुके हैं। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है कि इसमें वन संरक्षण को सुरक्षित रखा जाता है और इन्हें इसमें बाहरी हस्तक्षेप का कोई आज्ञा नहीं होता है। यह राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।